हाय एवरीवन, मैं डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज हमारे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी डॉक्टर ज्योति कालीकोटी जी मौजूद हैं। आज हमने स्पेशली उनको इनवाइट किया है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फीमेल हेल्थ। मैम बहुत स्वागत है आपका। और बिफोर वी बिगिन मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहती हूँ कि मैम आदित्य हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम की ओनर डायरेक्टर महासमुंद में बहुत ही अच्छी सर्विसेज दे रही हैं वो। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स। और मैम मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर भगवान के बाद अगर किसी दूसरे का एक दर्जा होता है तो आप सभी का गायनेकोलॉजिस्ट का होता है, जो एक नई जिंदगी को लाइफ देने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और फीमेल हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास इतने सारे सवाल होते हैं, तो आज हम उन्हीं सभी सवालों के साथ आज हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू बी ऑन दिस शो। मैम शुरू करते हैं, है ना। और मुझे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप कुछ बताएं कि आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में, तो कैसा रहा और आपको कैसा फील होता है, क्योंकि इतनी डेडिकेटेड और इतनी सिंसियरिटी के साथ ये पूरी जर्नी को आप डील करते हैं। रात हो दिन हो, कई बार ऐसे अनवांटेड टाइम पे भी कॉल आते हैं। कैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं मैम? एक्चुअली जब हम एमबीबीएस करते हैं और पीजी करते हैं उस समय से हम लोग की तैयारी शुरू हो जाती है। वी आर बीइंग ट्रेन्ड टू वर्क टायरलेसली even without taking food, without taking bath, So that kind of very harsh and hard training we are going through for almost 3 years, That makes you so much so laborious, Those 3 years training had made us very strong, मैंने भोपाल से पीजी करा है। भोपाल में जिस हॉस्पिटल से मैंने पीजी किया वहाँ पर कोई मेल स्टाफ नहीं होता था एंड इट वाज मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया। तो वहाँ के पेशेंट्स भी काफी पुअर कंडीशंस में आते थे। वी वर डीलिंग विद दोज पेशेंट्स विदाउट एनी मेल अटेंडेंट। बहुत सारी परेशानियां होती थी, पर जो वहां से पास आउट होके निकलते थे, दे वेरी स्टडी, वेरी कॉन्फिडेंट पीपल वी आर गेटिंग फ्रॉम दोज मेडिकल कॉलेजेस, सो वैसा ही स्थिति जब आप छत्तीसगढ़ में इनिशियली आई वर्कड इन मणिपाल मेडिकल कॉलेज एंड दैट वाज लाइक अ 5-star होटल, विद ईच एंड एवरी फैसिलिटी। मींस वंस यू वर्क इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर आप जाके किसी 5-star होटल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में जब काम करते हैं, यू फील द डिफरेंस ऑफ फैसिलिटीज, यू फील द डिफरेंस ऑफ क्लाइंटेज। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको एक मिनिमलिस्टिक प्लेस पे वर्क करने के बाद आपको जब ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो डेफिनेटली आप एक अलग तरीके से भी ट्रेन हो जाते हैं बेसिकली। पर व्हेन आई शिफ्टेड टू छत्तीसगढ़, आई एम गिविंग सर्विसेज टू माय नेटिव प्लेस, टू माय पीपल जिनके बीच में बड़ी हुई हूँ। तो एक अलग टाइप का क्या देता है आपको, एक अलग टाइप का आनंद होता है कि मैं अपने लोगों के बीच सेवाएं दे रही हूँ। और जब हमने वहाँ पर हॉस्पिटल महासमुंद शुरू किया था, तब कोई भी फैसिलिटी, ब्लड बैंक, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर, ये सब बिल्कुल भी नहीं थे। तो वी वर्क फ्रॉम ग्राउंड लेवल, एंड उससे आपको उससे बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि आपका सिस्टम कैसे काम करता है, राइट फ्रॉम योर ओटी, योर टेक्निकल स्टाफ, very small little things we should know about our profession, that makes you knowledgeable, and आप क्या करते हो, आप चीजों को अच्छा कर पाते हो basically. So we started from zero and we are giving very good facility regarding मतलब obstetric care. हम high risk pregnancy care बहुत अच्छा देते हैं वहाँ पर, सारे lab gynec surgeries देते हैं, and हमारे पास all type of super specialty surgeries भी होती है। and we recently added infertility वाला जो aspect था वो भी हमने अब cater करना शुरू करा है। तो this journey was really good and people in Chhattisgarh are really good. They are very, I really like the kind of experience you will get from here ना। People are very simple, sober और बहुत रेस्पेक्टफुली दे डील विथ अस। सो ये बात ना एक ऐसी है कि ये दोनों तरफ से बातें चलती हैं कि आप कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं एंड हाउ गुड पीपल आर देयर whom you are catering basically. Yes ma'am, I've seen लोगों का जो ट्रस्ट है आदित्य हॉस्पिटल और उसकी सर्विसेज पे, that I have seen मैम पर्सनली। मैम जब आपने इनफर्टिलिटी की बात की तो मेरे दिमाग में 2-3 वो आते हैं, नाम आते हैं, IUI, IVF एंड ICSI। तो सबसे पहले तो ऑडियंस और हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या फर्क है इन तीनों टर्म्स में, एंड इसको थोड़ा इलैबोरेट करें आप। ठीक है, जैसे कोई कपल आता है हमारे पास जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, दे आर अनएबल टू कंसीव, और वो उस डेफिनेशन को कि बेहतर आता है जिसको हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। तो वी स्टार्ट विथ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली। वी वांट टू नो द what is the reason beyond the infertility, और उस रीजन के हिसाब से फिर क्या कहते हैं, we offer them the services or the facilities or the kind of treatment available with us for infertility. तो बेसिकली इनफर्टिलिटी के 3 लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होती है। अगर किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कोई कारण हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसे केसेस में हम सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन
थेरेपी पे आते हैं, ओवुलेशन एक्शन विद नेचुरल इंटरकोर्स। ये बहुत सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट होता है जिसमें अंडे बनने की दवा दी जाती है, उनको फॉलिकल को मॉनिटर किया जाता है और नेचुरल इंटरकोर्स के थ्रू प्रेगनेंसी होने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई कपल इस सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं करता है, या स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर हमको मेल इनफर्टिलिटी दिखाई पड़ती है, लाइक आज के दिन में अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, तो आई वुड से इज द मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो यंग कपल्स आ रहे हैं, उनमें मेल फैक्टर मीन्स स्पर्म की क्वालिटी, संख्या इतनी ज्यादा कम हो गई है कि वो एक लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी हमारे पास देखता है। तो जब इस टाइप के केसेस आते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू मेल फैक्टर, देन आईयूआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या उसको हिंदी में हम लोग कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। दिस इज द सेकंड सिंपलेस्ट वे ऑफ कंसेप्शन। इसमें डोनर स्पर्म भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम हस्बैंड के स्पर्म को ट्रीट करके, कॉन्सेंट्रेट करके माँ के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इट इज द सेकंड सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट। एंड थर्ड वर्ड आपने बोला आईवीएफ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इन विट्रो शब्द का मतलब होता है आउटसाइड बॉडी। जब निषेचन की प्रक्रिया आउटसाइड बॉडी होती है तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जिसमें आईवीएफ अपने आप में एक टेक्निक है। दूसरा इक्सी होता है। इक्सी का मतलब होता है, का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो एग होता है उसमें हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं ताकि उनका क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इक्सी इज अ मोड ऑफ आईवीएफ ओनली। टेस्ट जो बेबी का ही एक तरीका होता है इक्सी। तो ये तीन मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। सो मैम क्या ये समझा जाए कि जो इक्सी है दैट इज अ एडवांस फॉर्म ऑफ आईवीएफ? आईवीएफ का एडवांस फॉर्म ही बोलते हैं इक्सी। एक्चुअली टेस्ट बेबी के दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें अपन क्या करते हैं, स्पर्म और एग्स को वी कीप देम इन अ न्यूट्रिशनल मीडिया में रखते हैं एंड वी अलाउ देम टू फर्टिलाइज बाय इटसेल्फ। हम उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे। पर इक्सी में क्या होता है, इक्सी एक स्पेशल टेक्निक होती है ऑफ टेस्ट बेबी, जिसमें अपन स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवा के अंदर। ये उनके लिए बहुत स्पेशल होता है जिनके स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी पुअर होती है, उनके लिए ये एक वरदान है समझ लीजिए इक्सी जो है। पर आजकल यूजुअली इक्सी फॉर ऑल ऐसा भी हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हाँ जी सक्सेस रेट, फर्टिलाइजेशन रेट और एम्ब्रियो फॉर्म होने की जो रेट होती है वो थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए दीस डेज वी आर डूइंग इक्सी फॉर ऑल। मैम ये कुदरत का चमत्कार ही है एक्चुअली, अगर ये आम भाषा में देखा जाए तो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि आजकल बहुत लेट उम्र में शादी होती है, लाइक 27 28 इज अ नॉर्मल एज ऑफ मैरिज फॉर अ गर्ल। नाउ शादी होने के बाद वो कपल बोलते हैं हम 3 साल तक तो अब बेबी नहीं करना चाहते हैं। So what do you think should be the right age for conception for female, for male, and till what time it is safe to have baby? Otherwise, you know, what message would you like to give to youngsters? क्योंकि आज ही आज मेरे पास एक लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए, and she said my age is 27, 28, and we won't try for baby for another 3 years. I said I'll ask this question now. ठीक है। Actually अभी जैसे पहले मेल्स outside work करते हैं, अभी females are also professionally very keen about their career and future. So late marriages हो रही हैं, और late marriage होने के बाद भी they are not planning, they are planning a little late in their marital life. So what happens? ऐसा हमारी किताबें कहती हैं कि the family should get completed by the age of 30 years. मतलब अगर आप 2 बच्चा प्लान करते हैं तो that should be also delivered within 30 years. So that complications जो होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एक तो इनफर्टिलिटी अपने आप में एक बहुत पहाड़ जैसी समस्या है जो भविष्य में बहुत बुरी तरीके से असर करने वाली है। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। इट इज नॉट जस्ट द लेट मैरिजेस, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पर हमेशा शादियां और बच्चे समय पे करने चाहिए, विद इन एज करनी चाहिए, क्योंकि बात आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने की नहीं है, उनकी परवरिश, उनका एडुकेशन। हम जब अपने वर्किंग स्टेज में हैं तभी हम चाहेंगे हम अपने बच्चे करें और उनको पलता बढ़ाता उनकी शादी करें। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। सो वी शुड बी इन दैट एज दैट वी कैन टेक केयर ऑफ ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि शादियां अर्ली तो नहीं, पर 25-26 इज द राइट एज ऑफ मैरिज, एंड वन शुड डिलीवर द, जितना भी आपको 1 बच्चे चाहिए 2 बच्चे, 30 मैक्सिमली 35 है ना, ये इनके बीच में हो जाने चाहिए। आफ्टर 30 जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनके अपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत हाई रिस्क ऑफ अबॉर्शंस,
chromosomally defective babies, and even the mothers are getting diabetic and hypertensive. तो अपने medical complications फिर pregnancy को घेरने लग जाती हैं. तो इस तरीके से जो outcome of pregnancy at later age are being badly and very adversely affected by the maternal age. पर ऐसा नहीं बोल सकते हैं. बहुत सारे infertile couple ऐसे आते हैं. Whenever I see them, I feel like crying, you know. उस समय लगता है कि even if the woman is coming at the age of 45, whom do not have any kids, you know, as per ART Act, we can try IVF for people up to the age of 50. Like female age should not be beyond 50, and the father's age should not be beyond 55. Okay. So government is also keen कि infertile couple till that age they can conceive, you know. So मुझे लगता है ऐसे कोई भी age से हम ऐसे डिबार नहीं कर सकते कि नाउ शी इज 40 शी कैन नॉट डिलीवर बेबी. वी कांट हम उसको एक मातृत्व का सुख ना मिले ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे. पर एज अर्ली एज पॉसिबल बाय 25 मुझे लगता है शादियों की एज होनी चाहिए. मतलब पेरेंट्स शुड सीक फॉर मैरिजेस बिकॉज लेट एज प्रेगनेंसीज के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो अब हम लोग रोज डील कर रहे हैं. वेरी नाइसली सेड मैम. तो 30 तक हम बेबी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है. मैम इसी से एक सवाल और ये है कि कुछ लड़कियां जो एडोलेसेंट एज पे आती हैं और पीरियड शुरू होते हैं, पीरियड से बहुत अर्ली आजकल बच्चे को हो रहे हैं, तो दो चिंताएं मम्मियों को आती है. एक तो शुरू में पीरियड सेटल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा वो रहते हैं, तो क्या उस समय ये रूल आउट कर सकते हैं कि बच्चों को पीसीओडी तो नहीं है, या कब तक हम इनकी रेगुलरिटी को एक्सेप्ट करते चले? ठीक है. क्या होता है ये जो एज होती है ना जिसमें जब प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं और मेंसेस शुरू होता है, दैट इवेंट इज कॉल्ड menarche, and the age when or the point when the menses will go off is known as menopause. So the reproductive age is from menarche to menopause. But अभी जो हम पूरे वर्ल्ड वाइड जो देखने को मिल रहा है, जिससे पहले एक एज ऑफ menarche हुआ करती 13 years 14 years है ना, अभी बिकॉज ऑफ द गुड डाइट और बच्चियां क्या करी बहुत जल्दी एक फैट लेवल को अटेन कर लेती हैं, क्योंकि फैट कंपोजिशन लाइक इट्स लुक फॉर द कंपोजिशन ऑफ बॉडी. हमारा फैट है, प्रोटीन है. व्हेन बॉडी अटेन्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ फैट इन द कंपोजिशन ऑफ बॉडी कंपोजिशन, दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग. मतलब उनका एक मैच्योरेशन आ जाता है. इसलिए अगर आज आप देखेंगे तो 10 साल 9 साल के बच्चे को मेंसेस आने शुरू हो गए हैं. उस एज में अगर जो इनिशियल 2-3 years होते हैं उस समय क्या होता है, जो साइकिल्स होते हैं वो यूजुअली एनुलेटरी होते हैं, उसमें एग्स फॉर्म नहीं होते, तो साइकिल्स आर अ लिटिल इरेगुलर. लाइक इट मे बी द इरेगुलरिटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लेट साइकिल, लेट आ रहा है, कभी अर्ली आ रहा है. एंड पीपल मदर आती है हमेशा, तो मैं हमेशा हमको एक ही बात कहती हूँ, डिलेड साइकिल के लिए खुद भी परेशान नहीं होने का. अपने को इलाज कब करने का है या अपने को कब सीख करना है, अगर बच्चों को 21 डेज के भीतर जल्दी मेंसेस आ रहे हैं, सो वी शुड आस्क देम टू मेंटेन अ डायरी. हर मदर को अपने बच्चों की एक मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स कि यू शुड मेंटेन अ डायरी एंड यू कम विद a diary to me so that I can assess whether she needs any kind of treatment or not. So दो चीजें ध्यान रखनी है, बच्चों को बहुत ज्यादा और बहुत अर्ली एज में अपन हार्मोनल थेरेपी से थोड़ा बचें. इन बच्चों को कैलेंडर मेंटेन करने बोलना है. 2 ही स्टेटस में हमारे को ट्रीटमेंट शुरू करनी है. अगर बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत अर्ली मेंसेस आ रहे हैं, फ्लो 7 दिन से ज्यादा है, एक्सेसिव फ्लो हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में उनको अनीमिया, खून की कमी होने लग जाती है उनका, और पढ़ने लिखने वाली एज होती है इनकी बच्चों की, खेलने कूदने की, तो इस टाइम पे हमको इन 2 कंडीशंस में ट्रीटमेंट को शुरू करनी है. अदरवाइज इट इज ओके. और इस पीरियड में हमको बच्चों के जो बार मैं कहती हूँ कि जो न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों की BMI, every patient who is coming to OPD we should take a BMI for them. और आपको लगता है कि ये इस BMI के बिलो, if they are underweight or they are overweight or obese, वो एक राइट टाइम होता है, बिकॉज आपका जो ये फैट कंपोजिशन है आपकी बॉडी का, ये आपका जो BMI है, ये बहुत ज्यादा ओवुलेशन के रेट को और द रेगुलरिटी ऑफ ओवुलेशन को अफेक्ट करने लगता है. ये वो राइट टाइम है जब व्हेन यू हैव टू कैच अप कि अब ये सही समय है, अपने को यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेनी चाहिए. तो आपको सही समय पे सही एक्शन लेने की बहुत जरूरत है. मैम मैं बल्कि अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे डॉक्टर है, वन ऑफ द डॉक्टर्स हैं जो डाइट के, न्यूट्रिशन के महत्व को बहुत ज्यादा समझते हैं और बहुत ज्यादा आप अपने पेशेंट्स को भी फॉलो करते हैं. मीट अ न्यूट्रिशनिस्ट और मीट अ डाइटिशियन, दैट इज सो ग्रेट ऑफ यू. मैम एक चीज और है कि बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को इतना हेवी ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग पीरियड्स कि उनके कपड़े खराब हो जाते हैं. तो क्या मैम ये कोई ऐसा हमारा मेजरमेंट है कि किस चीज को बहुत हेवी बोलेंगे या किसको हम ओके बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे?
देखो फ्लो का जो ड्यूरेशन होता है ना, अगर किसी का फ्लो का ड्यूरेशन 2 to 7 days इज द नॉर्मल फ्लो ऑफ ड्यूरेशन. इसमें यूजुअली तो सेकंड थर्ड फोर्थ डे यूजुअली हैवी ब्लीडिंग होती है ना. वी कैन असेस. मैं हमेशा अपने पास एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर की चार्ट बना के रखती हूँ एंड आई गिव टू द पेशेंट कि आप ये रखिए और आपको उनको दे हैव टू मार्क ऑन दैट चार्ट व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन स्टॉप्ड, डे 1 में कितने पैड चेंज करे उसने, डे 2 में कितने चेंज करे. इट्स बीइंग रिटन ऑन दैट चार्ट. तो व्हेनेवर दे कम, जैसे पेशेंट आया आप यू कैन असेस बाय डूइंग हीमोग्लोबिन लेवल आल्सो कि कैसा चल रहा है. पर क्या होता है अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस लग रहा है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है बच्चे का, यू असेस फॉर अ डे, फॉर अ साइकिल और 2, एंड व्हेन दे कम टू यू विद दैट साइकिल, आपका वो जो कैलेंडर भर के लेकर आएगा पेशेंट, उससे आप असेस कर पाते हैं कि वेदर यू नीड टू गिव सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और नॉट. Yes, ma'am. It is just like we tell people to maintain a diet diary. Yes. And it तो gives a lot of insights itself. तो वो जो डायरिया होती है बहुत बार मंदर आती है, कहती है कि बहुत जल्दी जल्दी मेंसेस आ रहे हैं बच्चे को. एंड व्हेन यू मेक दोस, आई विल आस्क देम, एक पेन पेपर लीजिए आप और मुझे डेट You लिख will के. get a pattern. तो आई कैन मेक आउट कि कई बार ये लोग जो लास्ट डेट ऑफ मेंसेस है वहां से काउंट करते हैं, बल्कि हमको स्टार्ट करना है लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से. तो वो एक जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो मदर कई बार नहीं कर पाती है. तो उसको अपने को उनको जब फर्स्ट इनिशियल आए अब 2-3 साइकिल्स के लिए उनको आप चार्ट मेंटेन करने दे दो एंड आस्क देम टू मेंटेन इट फॉर फ्यूचर आल्सो वेदर शी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम और नॉट. मैम बहुत सारे कपल्स हैं जिनको बेबी नहीं होते, सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं, हाँ बट जी. स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव. Conceive. ऐसे आपके पास बहुत केसेस आते होंगे कि ऑल फिजिकली नॉर्मल, बोथ द पीपल आर नॉर्मल, स्पर्म क्वालिटी ओके, एग क्वालिटी हाँ जी. ओके, but still they are not able to conceive. So do you also agree with that supernatural power कि योग में जब होगा, मतलब भाग्य में बच्चा होगा तभी नहीं, ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली अगर आप ऐसे स्टैटिस्टिक्स वाइज देखेंगे तो जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यू विल सी दैट 10% couples are having 10 or rather 20% couples are having unexplained infertility. They under the category of unexplained infertility because देखिए ऐसा है, वी हैव एन इनफर्टिलिटी प्रोफाइल कि हम ये टेस्ट कराते हैं, हमने सोनोग्राफी करा लिया, हमने फॉलिकल स्टडी करके देख लिया अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हमने स्पर्म टेस्ट कर लिया. These profiles are made from our past experiences. We are not able to see those things which are occurring at the biochemical level or microscopic level. कि क्या चल रहा है ये तो देखने के लिए हमारे पास कोई टूल नहीं होता है ना. जैसे एक छोटा सा हाइलुरोनिक एसिड का लेवल कम होना या ज्यादा होना, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल लेवल पे जो काम चल रहा है दैट कांट बी असेस्ड बाय एनीबॉडी, यू नो. एंड ऐसे केसेस में हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत रिसर्च लेवल पे वर्क चलना चाहिए उसको, एंड थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, यू नो. सो आप समझ नहीं पाते कि स्पर्म में क्या ऐसी क्वालिटी मिसिंग है that it is not able to fertilize the egg. So we have our limitation, whatever level of infertility workup or facility we are providing, but still lacking somewhere, especially in the field of this biochemical and microscopic things which are causing infertility. That the things many times can't be tackled even by the IVF. So that is why IVF also has a lot like maximally 60% सक्सेस we are giving, क्योंकि आपने बना दिया, एम्ब्रो भी बना दिया, फिर आपने एम्ब्रो ट्रांसफर भी कर दिया, then there is another obstacle, you know, whether this embryo is going to grow or not. So बहुत सारी चीजें हैं that is beyond our hands, though there might be some or other explainable cause कि इसका ये वजह से हो रहा है, पर उस वजह को पता करना should be at the level of research work, you know. मैम जो करेंट यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन है, शादी के पहले अल्कोहल लेते हैं, पार्टी करते हैं, हुक्का करते हैं, लेडीज गर्ल्स, ऐसे लोगों को कैसा मैसेज देंगे, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है, जो इतना ओबीस हो रहे हैं गर्ल्स हम देख रहे हैं, तो मैम फिर वो कैसे इस चीजों को सामना करेंगे, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? कुछ चीजें, अगर इनफर्टिलिटी के कुछ कारण ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा किताबों में नहीं मिलते हैं, है ना, तो वो एक है स्ट्रेस लेवल जिसपे अपन बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं. दूसरी चीजें हैं जो टॉक्सिन्स है. दिस टॉक्सिन्स माइट बी इन द फॉर्म ऑफ सम एनवायरमेंटल पोल्यूशंस और मे बी इन द फॉर्म ऑफ द डाइट और द एडिक्शंस और द अल्कोहल, स्मोकिंग. ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो एडवर्टेंटली और इवन अननोइंगली और अनइंटेंशनली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, कोई बच्चा नहीं भी कुछ कंज्यूम कर रहा है, देन ऑल्सो स्पर्म लेवल इज गेटिंग जीरो. इट मीन्स समथिंग इन द फूड और वाटर और सॉइल और एयर is affecting the quality of gametes. What is gamete? Like I would say, जो female egg होती है उसको हम female gamete कहते हैं और जो sperm होता है उसको हम male gamete कहते हैं.
दुनिया में जितने भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मीन सेल्स जिससे हमारी बॉडी बनती है, दीज आर 2 cells which are super sensitive cells. We call them super sensitive. They are so sensitive, very small amount of toxins, you know. So ये जितनी अपन addictions और जो अल्कोहल, स्मोकिंग, हुक्का है, ये सब स्पर्म एंड एग की क्वालिटी को बहुत बैडली अफेक्ट कर रहे हैं. और इवन स्ट्रेस इज ऑल्सो अफेक्टिंग वेरी बैडली, क्योंकि स्ट्रेस हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करता है. तो ये सारे क्या कर रहे हैं, स्पर्म की क्वालिटी को पुअर कर, एग की क्वालिटी को पुअर कर रहे हैं, और उसके आउटकम इनफर्टिलिटी के फॉर्म में दिख रहा है. सबसे पहला तो काम उनको बोलना पड़ता है कि आप एब्सटेन्ट करें, इन सब चीजों से दूर हो जाएं. और दूसरी बाकी जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है, ये तो हमारे दैट इज बियॉन्ड अवर रीच की हमारा फूड आज के दिन में, और दैट माइट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर मेन इनफर्टिलिटी. दैट आई कैन मेक आउट की एक यूजुअली जो हस्बैंड आ रहे हैं जो एजोस्पर्मिक है, जिनका स्पर्म नहीं है, इफ यू आस्क द हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, you will go mad. Yes. Most of the people are not taking alcohol, cigarette, smoking, कुछ नहीं कर रहे हैं, then also sperm count is zero. Screen time, ma'am? Do you feel screen time is also one of the factor? Yes, maybe. Yes. उसका आउटकम कुछ साल बाद शायद हमको पता चल पाएगा. एंड मैम एक टिपिकल प्रॉब्लम जो यंग गर्ल्स में रहती है, बॉडी ऑर्डर बहुत ज्यादा वो फेस करते हैं. एंड दे कम टू मी, दे आस्क मी, आई से वाटर इनटेक बढ़ाओ, बट उसका आप क्या एक मेडिकल रीजन बता पाएंगे, या what should they do because of the high body odor? Maybe कुछ चीजें मुझे लगता है जेनेटिक होती हैं. सबसे पहले तो जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और कुछ पोर्शन क्या होता है, एवरी फीमेल हैज अ लिटिल अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन and every male has having little amount of female hormone inside their body. तो body odor is more or less related to some hormonal things. पर मुझे लगता है इसके लिए cosmesis, मतलब like using some kind of reordering agents, that is the only way we can help out. बाकी तो ऐसे कुछ ड्रग्स से ऐसे हम उसको ठीक नहीं कर सकते. So what is the right age for screening of PCOS for young girls? PCOD देखिए, ऐसे मुझे लगता है स्क्रीनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक अलग प्रश्न है. क्योंकि PCOD का भी अपने को ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं. PCOD के लिए स्क्रीनिंग तब अगर होनी चाहिए अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है. PCOD अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो भविष्य में आने वाली है. और PCOD एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. बेसिकली इट्स लाइक ब्रदर और सिस्टर. यू वुड से डायबिटीज का ब्रदर या सिस्टर में, आई वुड से PCOD इज यंग डायबिटिक, और इट्स अ इनिशियल फॉर्म ऑफ डायबिटीज कह सकते हैं. और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि PCOD पहले था और आज पहले नहीं था और आज था, ऐसी बात नहीं है. इट हैड बीन इन पास्ट आल्सो, एंड अब तो साइंटिस्ट ऐसा कहने लगे हैं कि PCOD इज अ नॉर्मल वेरिएंट ऑफ ओवेरियन मॉर्फोलॉजी. मतलब उसकी इतनी ज्यादा इंसिडेंस है आजकल में, 45 to 50% पीपल आर हैविंग PCOD, कि इसको हम क्या नॉर्मल वेरिएंट ऑफ ओवेरियन मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं. क्योंकि अगर कल के दिन अगर 50% से ज्यादा होगी तो वही शायद नॉर्मल होगा, मुझे ऐसा लगता है. बट PCOD को ऐसे ट्रीट करने का मुझे नहीं लगता जरूरत भी है, बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अगर कोई बच्ची आपके पास आ रही है जिसको डिलेड साइकिल की हिस्ट्री है और अर्ली साइकिल की हिस्ट्री है, या ओवर ब्लीडिंग है या अंडर ब्लीडिंग है, ये लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं गर्ल्स. मोरओवर दे कैन कम विद कंप्लेन ऑफ वेट गेन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म बोलते हैं जिसको. ये फिर उनको एक्ने लेके बहुत सारे यंग गर्ल्स आती हैं. तो अगर पेशेंट को एक्ने है, हिर्सुटिज्म है, ये सब लक्षणों को देख के आप PCOD के लिए आप स्क्रीन कर सकते हैं. पर PCOD की स्क्रीनिंग देखो, अब यंग बच्चों में अपन ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी, दैट इज द ओनली वे सोनोग्राफी डायग्नोसिस होती है बेसिकली PCOD की. उसके अपने क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस है, और मोस्टली वी डायग्नोज PCOD बाय डूइंग सोनोग्राफी, है ना. एंड सोनोग्राफी यंग गर्ल्स में जो अपन ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर डायग्नोजिंग PCOD. अगेन ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी कांट बी डन, लीगल अपने वो होती है, लिमिट्स होती है. पर जो इनफर्टाइल होते हैं या पोस्ट मैरिटल फेज में अपन डेफिनेटली ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी कर सकते हैं. पर मैं हमेशा कहती हूँ PCOD है डजंट मीन कि आपको हर जगह उसको ट्रीट करना है. PCOD के ट्रीटमेंट के बिल्कुल डेफिनेट इंडिकेशंस होने चाहिए, और उनको काउंसलिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ट्रीटमेंट होना चाहिए PCOD पेशेंट के लिए, वह उनकी काउंसलिंग. Counseling should include menstrual calendar charting again. They should be very keen regarding their BMI observation. You know, आपको अपने BMI पे बिल्कुल नजर गड़ा के रखनी चाहिए कि ये कब ओवरवेट हो रहा है, कब अंडरवेट हो रहा है. तीसरी चीज, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है.
पीसीओडी पास्ट में भी था और अभी भी उसी परसेंट में होना चाहिए, और उसके जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत बढ़ गए हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज के फॉर्म में उभर के आई है बहुत ज्यादा, और उसका मेन रीजन है फूड, हमारे जो फूड हैबिट्स जो चेंज हुई है वो, और दूसरा हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ पीसीओडी। तो उसका पीसीओडी का ऐसा कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, बस ये दो चीजें, न्यूट्रिशनल प्रॉपर न्यूट्रिशनल असेसमेंट होना चाहिए, उनको एडवाइजरी होनी चाहिए उसकी, दूसरी अपने को उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। ट्रीटमेंट के दो ही इंडिकेशन है इनफर्टिलिटी में, ट्रीटमेंट गायनिक वाइज दो इंडिकेशन है, अगर बच्ची को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीसीओडी की वजह से और वो एनीमिक हो जा रही है तो अपने को इमीडिएटली वी शुड एंटर इनटू द ट्रीटमेंट। सेकंड, अगर कोई इनफर्टाइल कपल आ रहा है तो अपने को पीसीओडी के हिसाब से ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही चीजें हैं जो गायनिक एस्पेक्ट्स में आती हैं, गायनिक फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी आप लोग का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूट्रिशनिस्ट का होता है कि हाउ दे कैन हैंडल द। तीसरा अगर कोई है तो योगा, मतलब जो भी नॉन मेडिकेटेड मैनेजमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोथेरेपिस्ट है, सो इट शुड बी अ मल्टी मोडल अप्रोच टू पीसीओडी कि हम कैसे उसको उसके मैनिफेस्टेशन को रोक सके। उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट सब गायनिक हो ऐसा नहीं है, गायनिक, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट और समबडी हु कैन ट्रेन देम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक पैकेज होनी चाहिए। Either there should be some PCOD clinics separately for such kind of people, क्योंकि उनकी इतनी संख्या है आज के दिन में, and they are very much like they are misguided many a times, you know. So counseling is the first and foremost treatment for PCOD patients. वेरी वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड। मैम अगर हम आगे देखें कि पेरेंट्स को एक बहुत कंसर्न रहता है कि हमारे बच्चों की हाइट कब तक बढ़ेगी। हाँ जी। तो हम यूजुअली सुनते हैं या इंटरनेट पे भी हम देखते हैं कि पीरियड्स के 2 साल तक, पीरियड्स आने के 2 साल तक हाइट बढ़ती है। तो इसमें बीइंग अ डॉक्टर मैम आपका क्या टेक है? ठीक है, जो ग्रोथ पैटर्न्स होती हैं एडोलेसेंट लड़कों की लड़कियों की तो डिफरेंट होती है। गर्ल्स की जो प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं उसका 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। इट स्टार्ट्स, और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये भी है कि टिल व्हाट एज वी शुड वेट फॉर मेंसेस टू कम। ये आपने बोला ना कि बहुत अर्ली एज में आने लग गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनका जैसे पेरेंट्स आते हैं, मैडम 14 साल की होगी बच्ची, 15 साल की होगी, अभी तक मेंसेस नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे पेशेंट आते हैं ना। तो इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो अपने को एक बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट वी ऑलवेज डू अ लोकल एग्जामिनेशन, हम एक सोनोग्राफी करा लेते हैं और हम पेरेंट को अश्योर करके भेज देते हैं कि वी नो दैट यूट्रस इज देयर इनसाइड एंड आउटसाइड कोई एब्नॉर्मल मेम्ब्रेन इनकॉर्पोरेट हाइमेन नहीं है, तो वी कैन वेट टिल द एज ऑफ 16 इयर्स। हम 16 साल तक मेंसेस आने के लिए वेट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट अगर नहीं आता है देन वी हैव टू जंप इनटू इन्वेस्टिगेशन की व्हाट इज द रीजन। और बहुत बार मैंने देखा है जो मेरे गांव के बच्चे आते हैं, बहुत बार अंडर न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डिलेड मेंस्ट्रुएशन आल्सो। तो मैं इनको बहुत बार बोलती हूँ कि माल न्यूट्रिशन माइट बी द कॉज ऑफ एनिमलेशन, अंडे नहीं बनने का, डिलेड साइकिल का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? माल न्यूट्रिशन। तो अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए ताकि उनके हार्मोनल लेवल बॉडी में अच्छे बने। अच्छा एक फैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के लिए प्रिकर्सर मानी जाती है। तो अच्छा डाइट देने से हो सकता है उनका मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाए, रिज्यूम हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मतलब यहाँ पर फिर न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी जैसे आपने बोला कि लड़कियों की हाइट कब तक बढ़ती है, तो गर्ल्स की जो प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं इसके 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज थैलाकी। थैलाकी मींस ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का ग्रोथ अगर जब होना शुरू हुआ तो मदर्स को अज्यूम करना चाहिए कि अब 2 साल बाद इसका मेंसेस आएगा। तो थैलार्की से लेके थैलार्की। सेकेंड होता है प्यूबाकी, मींस ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द प्राइवेट पार्ट्स, एक्सिलरी हेयर एंड प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है। थर्ड जो ग्रोथ का प्यूबर्टल चेंज का थर्ड जो फेज होता है उसको कहते हैं ग्रोथ स्पार्ट्स। लड़कियां उसमें अचानक बहुत लंबी होंगी। एंड लास्ट फोर्थ फेजेस मेनार्की मींस मेंसेस का आना। तो जो टोटल ड्यूरेशन होता है प्यूबाकी थैलार्की से लेके मेनार्की तक, ये ड्यूरेशन लगभग 2 इयर्स का होता है। एंड यूजुअली आफ्टर अटेनिंग मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लड़कियों की वेट जो है हाइट जो है नहीं बढ़ती है ना। एंड यूजुअली पेरेंट्स की जो हाइट होती है जैसे मदर और फादर है ना, उनका एक एवरेजिंग उसको निकालने का एक कैलकुलेशन भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पीडियाट्रिक्स में कि एक मीडियन जो पेरेंटल हाइट होती है वो अटेन यूजुअली बच्चे करते हैं। और बहुत ज्यादा जेनेटिक्स का रोल है इसमें, ऐसे जो आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो
तो मैम शायद और लड़कों की जो हाइट है वो टिल एज ऑफ 16-18 ऐसे बढ़ती है। तो मैम क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब मैच फिक्सिंग की बारी आए तो पेरेंट्स हमेशा छोटे हाइट के लोगों के लिए छोटा वो देखते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज को मिसमैच रखें ताकि एक जब बच्चा पैदा हो तो एक एवरेज लेके वो थोड़ा सा एक बड़ा, मतलब शॉर्ट हाइटेड हस्बैंड के साथ शॉर्ट हाइटेड वाइफ का कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा सा हम वो चीजों को देख सकते हैं। पर मुझे लगता है ये तो आउट ऑफ द वे है, इस पे हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैम एक सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं यूजुअली जैसे ही मेनोपॉज अप्रोच होने लगता है तो बहुत सारी फीमेल्स को या तो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है या मैक्सिमम टाइम तो उनको यूट्रस रिमूव करने की सलाह दे दी जाती है। क्या ऐसा कुछ लिंक है मेनोपॉज से कि ड्यूरिंग दिस इस टाइम पे ही लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं और इतने हाई इंसिडेंसेस यूट्रस रिमूव करने के आखिर इंडियन फीमेल्स में ही आती हैं या दूसरे कंट्रीज में भी देखा जाता है? जिसको हम कहना चाहिए कि ये जो एज ग्रुप होता है बियॉन्ड 40 से लेके मेनोपॉज तक, या मेनोपॉज के भी 2-4 साल बाद है, इसको हम पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। मतलब उस एज की अपनी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या बोलना चाहिए उसमें बहुत सारे सर्जिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने बोला ब्रेस्ट कैंसर ना, पूरे वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर फॉर्म इन वुमेन, और उसका एज ग्रुप सारे जो मोस्ट कैंसर्स होते हैं उनका एज ग्रुप जो है ये 50-60s वाले एज ग्रुप में होता है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरा चीज आप जैसे बोले यूट्रस रिमूव कराना, यूट्रस रिमूव कराने का जो इंडिकेशन होता है वो भी इसी एज ग्रुप में, इस सारे ट्यूमर्स इसी एज ग्रुप में होने हैं, ब्लीडिंग एबनॉर्मलिटीज भी इसी एज ग्रुप में होनी है। तो इस एज ग्रुप में इतने सारे मेडिकल और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कंप्लेंट्स होती है पेशेंट की कि उसकी सर्जरी फिर जरूरी हो जाती है। मोरओवर क्या होता है, यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जो आफ्टर मेनोपॉज उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहती भी नहीं है, इसलिए भी लोग थोड़े इश्यूज आते हैं तो जल्दी से दे गेट रिड ऑफ द यूट्रस कि बाद में कैंसर भी करा सकता है। हालांकि रिमूवल ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट गुड फॉर अर, ओके। पर क्या होता है कभी कभी ऐसी कंडीशंस बनती है, पेशेंट फॉलोअप में नहीं आ सकता, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है किसी ट्यूमर की, तो वी प्रेफर की पेशेंट शुड बी मेंटली स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए। दूसरी बाद में अपन एक ट्यूमर छोड़ा और बाद में वो जाके कैंसरस फॉर्म ले लिया, फिर ट्रीटेबल नहीं है, ये सब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आती है जब हमको सर्जरी में जंप करना पड़ता है। तो डेफिनेटली दिस एज ग्रुप आर हैविंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और बहुत सारे सर्जिकल इंडिकेशंस इस एज ग्रुप में बनते हैं। और दूसरी बात होती है, मैं एक और जो आप बात करते हैं अपन, एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात चल रही थी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, जैसे हमने देखा है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, माइकल इंफाक्शन, हार्ट अटैक आना, ये सब जो घटनाएं हैं यूजुअली मेल्स में ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है टिल द एज ऑफ मेनोपॉज, क्योंकि हमारा जो हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन है, वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड वंस दिस हार्मोन इज गॉन, जो रेट ऑफ इंसिडेंसेस है वो सब लगभग मेल फीमेल में एक जैसे होने लगते हैं। मोरओवर ये जो एस्ट्रोजन है ये हमारे बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सारे बॉडी के जितने फीमेल बॉडी के, आप यूरिनरी ब्लैडर बोलिए, जो यूरिनरी वॉइडिंग है, यूरिन बार बार होना एक एज के बाद, ये सारी हमारी बोन्स वीक होना, हम लोग चिड़चिड़ करने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, ये बहुत सारे जो एज रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी में, ये बहुत ज्यादा हार्मोन डिप्रीवेशन की वजह से होती है। और टू गेट रिड ऑफ सच थिंग्स हम इन चेंजेस को बहुत ज्यादा रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, पर कुछ हद तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से इनको हम एलिवेट कर सकते हैं, सिम्टम्स को थोड़े कम कर सकते हैं। एंड दीज डेज पहले ऐसा होता था हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनोपॉज के बाद शुरू करते थे, ऐसा बोला जाता था, बहुत लेट एज में दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। दीज डेज वी आर स्टार्टिंग, जो एक विंडो पीरियड होता है, विंडो पीरियड मीन्स मेनोपॉज होने से 2-4 साल पहले से ही हम क्या करते रहे, हम आज के दिन में एचआरटी को शुरू कर दे रहे हैं, और मेनोपॉज के कुछ साल बाद हम उसको बंद कर दे रहे हैं। समझिए, अगर सपोज अ लेडी इज गोइंग टू हैव मेनोपॉज एट 50, तो हम उसको 3-4 साल पहले शुरू करें और मेनोपॉज के 3-4 साल बाद उसको बंद करते हैं। दिस इज अ विंडो पीरियड जब एचआरटी हैज द मोस्ट बेनिफिशियल इफेक्ट। बियॉन्ड दैट एज it might be harmful also. So we have to be we have to judge according to the patient. अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज नहीं है, उसको कोई वैस्कुलर चेंजेस उसकी बॉडी में नहीं है, कुछ इन्वेस्टिगेशन हमको करने पड़ते हैं बिफोर स्टार्टिंग एचआरटी। तो एचआरटी बहुत अच्छी चीज है और ये हमारे बोन, ब्रेन हेल्थ सबके लिए बहुत अच्छी है, बट अंडर सुपरविजन
एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो हमको HRT के लिए रिस्क में डाल सकते हैं, तो उनको हमको पहले दूर करना तो चाहिए। मैम आपने बोला कि एक एज के बाद से बंद करना भी जरूरी है। जरूरी तो है। क्या होता है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती फिर बॉडी नहीं, जो हार्मोन आर्टिफिशियली हम सप्लीमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ HRT, दोज हार्मोन्स हैव बैड इफेक्ट ऑन द कोलेस्ट्रॉल लेवल। फिर हमको वो उसकी वजह से HRT की वजह से वेयर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग MI, स्ट्रोक, ये सब होने के चांसेस बढ़ने लगते So हैं। only till that time this hormones are playing a role. Okay. उसके बियॉन्ड यू हैव टू जज कि ये बेनिफिशियल है कि इट इज वेदर इट्स मोर हार्मफुल और मोर बेनिफिशियल। आपको इन दोनों को जज करके असेस करके फिर HRT देना है। Right. और मैम जो लोग नॉर्मल ट्रांजिशन में जाकर अपने मेनोपॉज को अचीव किए, क्या उनके लिए भी उनके लिए भी HRT का everyone it is good. HRT is good for everybody, you know. Yes. It will elevate the symptom of menopause जो मेनोपॉज के सिम्टम्स को भी, हॉट फ्लैशेस को भी एलिवेट करेगा एंड मोरओवर आपके बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी आप देखते होंगे लेट एज में फ्रैक्चर, नॉन हीलिंग हो जाती है, उन सबसे बहुत हद It तक will provide a smooth transition. यस स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगा। मैम एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में रहता है फीमेल्स के कि अगर मेरा मेनोपॉज आने वाला है तो मुझे कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर देना चाहिए या कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। तो इसमें आपका कुछ ऐसा है मैम कंपलसरी कि चीजें न्यूट्रिशन से भी मीट की जा सकती है? न्यूट्रिशन अलोन वोंट बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट, पर इस एज ग्रुप में क्या होती है, जैसे आप कैल्शियम खा भी रहे हैं ना तो आपकी बोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस का होना। जब आप जैसे आप ब्रिस्क वॉकिंग ऐसी कोई एक्सरसाइज को आप शामिल करते हैं और उसके साथ में आप कैल्शियम लेते हैं, देन इट वर्क। अदरवाइज बोन्स आप जो कैल्शियम खा रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर आपका बोन हेल्थ आप अच्छा चाहते हैं तो आप कैल्शियम विटामिन डी के साथ सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है उस एज ग्रुप में। जो एक नॉर्मल अपन चल रहे हैं है ना, वो उस एज ग्रुप में जाके हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो अपन ले सकते हैं उसको। आपको लगता है कि मैं डेली ले सकती हूँ, ऑल्टरनेट डे ले लीजिए, बट associated with this we have to do little bit of weight bearing exercise. वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग मिस कर जाते हैं। मैम एक कोई ऐसा मैसेज जो आप सभी ऑडियंस को देना चाहेंगे बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर? एज अ मदर ऑल्सो यस मुझे लगता है कि बहुत सारे वैल्यूज होते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन, नॉट जस्ट बच्चे, to the next generation, and this value could be related to the way you talk, the way you think, the way you work, the way you eat food, and the way you treat people. So every value, just the aspect of life की values है, it should go to the next generation, और वो तभी आएंगे when being as a mother, as the house, just we are the looking after a house, we are looking after our institution. वो एक जो आप वैल्यूज नहीं कहना चाहिए, जो कस्टम लेके चलते हैं अपने घरों में, अपने इंस्टीट्यूशन में कल्चर लेके चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द ओनली थिंग विच कैन इम्प्रूव द कमिंग जनरेशन। तो वो एज अ मदर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, जिस भी फॉर्म में आप व्हाटएवर वर्क वी आर डूइंग, वी शुड पास ऑन दोज वैल्यूज ऑफ गुड थिंग्स टू अवर नेक्स्ट जनरेशन। मैम ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और मैं इसको फर्मली सपोर्ट करती हूँ कि डू व्हाट यू वांट टू सी इन योर चाइल्ड। यस, तो बीइंग अ मदर मतलब हमको नेक्स्ट जनरेशन को जो हम पास ऑन कर रहे हैं, माँ जैसे बच्चे की पहली गुरु होती है, तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सही सोचना, बिहेव करना और एक वैल्यू सिस्टम एक बना दे, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग व्हिच वी कैन पास ऑन टू आवर किड्स। और कोई एजुकेशन और कोई स्किल काम नहीं आएगी अगर उनके वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। And I'm so happy that this dream came true, that Jyoti ma'am came here, shared her valuable knowledge with us, all of us, and answered all my questions. And मुझे बहुत सारा knowledge का खजाना आज मिला है। And Jyoti ma'am को such a thanks ma'am कि आप अपना एक टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं। And this video is for you. आप मुझे कमेंट्स करिए कि आपको और कौन से सवालों के आंसर जानने हैं। Jyoti ma'am को वापस बुलाना चाहेंगे यहाँ और उनसे एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल की हम बातें करेंगे। Thank you so much ma'am for coming here. Thank you for love for you ma'am. मैम ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप घर पे ट्राई करेंगे। लाइफ को लेके जो एटीट्यूड रखते हैं ना, वही है जो हमें दिखता है चारों तरफ। तो इस बुक में मैंने कुछ बातें करी हैं कि कैसे हम जलवायु, पृथ्वी, अपने आकाश से अपने आप को कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें। दोनों को बोलेगा इस बुक को पढ़ें। अगर इसकी छोटी सी समरी पीछे लिखी हुई है, आप अभी कार में भी पढ़िएगा ना जरूर। तो आई रोट दिस बुक राइट आफ्टर कोविड। ओके, मेरे पापा की जो टीचिंग्स थी जिसने हमें इतना पॉजिटिव बनाया या थोड़ा भी बनाया, तो उसमें ये सब बातें लिखी जरूर। नॉट रिलेटेड टू एनी न्यूट्रिशन थिंग, बट आई कोरिलेटेड इट विद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आई कैन सी इट एवरीवेयर। So the only thing which I pass on to my clients is they're changing their attitude
फर्स्ट लविंग योर ओन बॉडी एंड देन पासिंग ऑन लिटिल बिट ऑफ नॉलेज कि इस नॉलेज से आप अपने बॉडी को और शेप अप कर लो.